इस चीज़ को थोड़ा-सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जिन-जिन ग्रंथों के नाम मैं बता रहा हूँ, वो सारे के सारे प्रतिनिधि ग्रंथ हैं साहित्य इतिहास लेखन में, इस हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा में। सबसे पहले गारसादा तासी का इस्ततवारदाला, यहाँ पे थोड़ा-सा लिखने में मिस्टेक हुआ है। लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था मूल रूप से, और क्योंकि तासी खुद एक फ्रेंच भाषा के विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही सब कुछ विवरण जो है प्रस्तुत किया था। लेकिन ये हिंदी साहित्य के लिए इतिहास लिखने वाले पहले व्यक्ति थे। पहला प्रयास था कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया गया। विदेशी भाषा में पूछे, अगर भाषा का नाम पूछे तब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। और किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, तो वो है गारसादा तासी। और पहली किताब का नाम ये भी ध्यान में रखें। क्या कमी थी? सबसे बड़ी कमी थी इस आदमी ने क्या किया, एक सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ कवियों का विवरण लिखा है और इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। हिंदी के बहुत कम कवियों को स्थान दिया, ज़्यादातर कवि जो है वो उर्दू भाषा के शामिल किए। ये हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया था। फिर दूसरा प्रयास, जो कि बड़ा प्रयास था अपने आप में, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ के अलग अलग संस्करण आए हैं, ये भी हमने पहले की क्लास में बात किया है। फिर उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन का प्रयास अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा और इस सर्वेक्षण ग्रंथ में काफ़ी बारीकी से हिंदुस्तानी भाषा के साहित्य को लिखने की कोशिश की है, उसको एक तरीके से डिस्क्राइब करके विभाजित करने की कोशिश की है। यानी कि विभाजन की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा प्रयास था। मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इस चीज़ को ध्यान में रखें। पहली बार भी विदेशी भाषा में लिखा गया। अगर अंग्रेजी का पूछे तो वो होगा जॉर्ज ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य इतिहास, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी भाषा में पूछे तो वो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखने का जो प्रयास किया गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया, पुस्तक का नाम शिव सिंह सरोज। फिर उसके बाद मिस्र बंधुओं ने एक प्रयास किया जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण साबित हुआ। बाद के साहित्य इतिहासकारों के लिए कुछ सूत्र छोड़ गया, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है अपने आदिकालीन विवरणों की जानकारी देते हुए, भक्तिकालीन विवरणों की जानकारी देते हुए इस बात को कोट करते हैं कि ये चीज़ें मैंने मिस्र बंधु विनोद से सीधे उठाई है। ये भी एक तरीके का विवरण ग्रंथ था, इसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था। लेकिन इन्होंने, जो ग्रियर्सन ने प्रयास शुरू किए थे, इस प्रयास को एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। ग्रियर्सन ने पहली बार इस पूरे के पूरे जो 900, 800, 900 साल का जो समय, उसको विभाजित करने का प्रयास किया। इस क्रम को मिस्र बंधुओं ने आगे बढ़ाया। कौन कौन थे मिस्र बंधु? नाम एक व्यक्ति का नहीं है। मिस्र बंधु का मतलब 3 भाई थे ये मिस्र बंधु। क्या क्या नाम है, नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक बार नेट के एग्जाम में ये पूछ लिया था कि निम्न में से मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो नाम लिख देता हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। गणेश बिहारी मिश्र, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं नाम, और श्याम बिहारी मिश्र, और उसके बाद में है तीसरे सुखदेव बिहारी मिश्र। देव बिहारी मिश्र, बिहारी तीनों के पीछे लग रहा है। आपको ध्यान में क्या रखना है? गणेश, श्याम और सुखदेव। गणेश, श्याम, सुखदेव। अब कंफ्यूज कहाँ होते हैं? गणेश में और सुखदेव में कंफ्यूज होते हैं हम। तो याद करने के लिए सबसे पहले हम किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की, कोई भी शुभ काम में। और फिर उसके बाद दूसरे जो भी भगवान है, कृष्ण भगवान है, उनकी। और उसके बाद में जिसने आख्यानों को कहा, पुराने आख्यानों को फिर से हमारे सामने लाने की पूरी चेष्टा की है, सुखदेव ऋषि हुए। सुखदेव का नाम तीसरे स्थान पर। तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये कौन है? मिस्र बंधु है, जिन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। और ये ग्रंथ भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूत्र रखता है आदिकालीन और भक्तिकालीन कवियों के विवरण के बहुत अच्छे स्रोत इसमें समाये हुए हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे बेहतरीन प्रयास किया गया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, वो है रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। क्यों लिखा ये ग्रंथ, किस तरीके से सामने आया, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। अभी मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास
किताब का नाम है रामचंद्र शुक्ल, इसके लेखक हैं। और ये अपने आप में अभी तक के प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ थी इस तरीके के। और इन्होंने जो पद्धति इस्तेमाल की साहित्य इतिहास लेखन के लिए, स्पेशली भाषा के साहित्य इतिहास लेखन के लिए, वो पद्धति अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड थी। अभी तक जो भी प्रयास किए गए थे उनमें सर्वश्रेष्ठ जो है विभाजन और सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण वो आचार्य शुक्ल का माना जाता है। आगे हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। फिर रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ आने के बाद में, साहित्य इतिहास ग्रंथ आने के बाद में, बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की शुक्ल के द्वारा जो मत प्रस्तुत किए गए, आचार्य शुक्ल के द्वारा जो बातें रखी गई, कवियों का वर्गीकरण करके, काल विभाजन करके, उसको किसी ने चुनौती नहीं दी सिवाय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। द्विवेदी जी खुद एक मर्मज्ञ व्यक्ति थे, काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे, भाषा के कहें संस्कृत हिंदी काफ़ी अच्छी जानकारी रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, कुछ बातें जो आचार्य शुक्ल ने लिखी अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में, उनको चुनौती दी, खुली चुनौती देते हुए ये कहा कि आपने इस बात को इस तरीके से क्यों लिखा है। बाद में क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, उसको सराहना मिली, तो रामचंद्र शुक्ल को उसका जवाब भी देना पड़ा। बाद में अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में अलग अलग लेखों के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी की बातों के जवाब दिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कारण ही, मतांतर के कारण ही रामचंद्र शुक्ल को अपने काल विभाजन का दोहरा नामकरण करना पड़ गया। उन्होंने जो काल विभाजन किया था पहली बार प्रथम दृष्टया, उसको बदलना पड़ा, उसको एक तरीके से कुछ मांझ करके, कुछ सुधार करके दूसरे नाम दिए, हर एक कालखंड को दोहरा नामकरण किया गया। फिर उसके बाद जो संस्कृत के प्रयास थे वो राम कुमार वर्मा के थे, जिन्होंने आलोचनात्मक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं था, ज़्यादातर चीज़ें आचार्य शुक्ल के और हजारी प्रसाद द्विवेदी से उठाई गई थी, लेकिन अपनी बात को इन्होंने अपने तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो एक तरीके से वो आलोचनात्मक इतिहास है। आचार्य शुक्ल ने पहले ही ये चीज़ स्पष्ट कर दी थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में और आलोचना में बहुत ज़्यादा फर्क है, इसलिए मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ वो एक साहित्य इतिहास लेखन की पुस्तक का हिस्सा है, पुस्तक का अंश है। आप ऐसा ना समझें कि मैं किसी कवि की आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन साहित्य इतिहास लिखते समय कवि के या लेखक के मूल सूत्र जो होते हैं ना, कि वो कैसा लिख रहा है ना, और उसके लिखने का तरीका क्या है, देश काल परिस्थितियों को किस तरीके से ध्यान में रख करके लिख रहा है वो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इन पर बात करना जरूरी होता है। क्योंकि आचार्य शुक्ल से पहले जितने भी लोगों ने साहित्य इतिहास लिखे थे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ विवरण दिए। मैंने ज़्यादातर जगह आपको बताया कि तासी ने ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ विवरण देने की कोशिश की है। क्या क्या विवरण दिए, कवि का जन्म स्थान, ये अमुक कवि कहाँ पर जन्मा है, जन्म स्थान, वर्ष भी सारे कवियों के नहीं दे पाए वो, क्योंकि प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं थे। आश्रयदाता कहाँ का था वो, कहाँ का आश्रय प्राप्त करता था, कोई राजा का या फिर कोई मठ का इत्यादि का। जैसे भक्तिकालीन साहित्य में कई ऐसी कवि हुए जो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में दीक्षित रहे हैं या विभिन्न प्रकार के मठों के अधीन रहकर इन्होंने साहित्य रचना की है। तो आश्रय कहाँ का मिला इनको, और इसके अलावा इनके लेखन के मुख्य कृतियां कौन कौन सी है, उनको बस ये विवरण जो है वो तासी ने दिया है। यही विवरण लगभग सिंह सरोज में भी लिखा हुआ मिलता है। ग्रियर्सन ने थोड़ा सा आगे का काम किया, जन्म स्थान, वर्ष, आश्रम, मतलब आश्रय कहाँ पर था उनका, इन तमाम विवरण को उन्होंने एक स्पेशल काल क्रम में, एक स्पेशल कैटेगरी में बांट करके लिखने की कोशिश की। लेकिन काल विभाजन वहां पर भी वो मात खा जाते हैं, उसको भी वो सटीक तरीके से नहीं लिख पाते हैं। मिश्र बंधु विनोद भी ज्यादातर विवरणात्मक सामग्री रखता है, बस ग्रियर्सन ने जो विवरणात्मक सामग्री कम की थी, क्योंकि ग्रियर्सन ने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस चीजों को ही अपने ग्रंथ में शामिल करने की कोशिश की। उसने सुनी सुनाई बातों पर, किंवदंतियों पर कुछ भी विचार नहीं किया, नहीं लिखने की कोशिश की है। हालांकि उसने बहुत ज्यादा संख्या में फैक्ट्स को इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन श्रुतिलेख को बहुत कम स्थान दिया है। ज्यादातर जो तथ्य मिले हैं, फैक्ट मिले हैं,
प्रामाणिक फैक्ट मिले, उन्हीं को अपने ग्रंथ में स्थान देने की कोशिश की है। मिश्र बंधुओं ने इससे थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया आगे। मिश्र बंधुओं ने क्या किया, सुनी सुनाई बातों को भी इसमें शामिल किया कि हमने फलाने व्यक्ति से ये बात इस तरीके से सुनी है, उसके बारे में इस तरीके की किंवदंतियां प्रचलित है। रामचंद्र शुक्ल ने इन सब को थोड़ा सा एक तरीके से जो है मैच्योर किया अपने कंटेंट को। इन्होंने सिर्फ विवरण को स्थान नहीं दिया अपने ग्रंथ में, इन्होंने कवि के देशकाल परिस्थितियों के बारे में बात की। कवि या रचनाकार जिस समय में लिख रहा है उस समय की क्या मांग है, उसने वैसा ही क्यों लिखा, इनके बैकग्राउंड को भी चेक करके उसको भी एक समीक्षात्मक अंदाज में रखने की कोशिश की है। हालांकि वो आलोचना नहीं कही जा सकती है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। साहित्य इतिहास का मतलब है इन सारी चीज़ों को भी एक लेखक को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक वैसा ही काम किया, लेकिन इन्होंने अलग अलग खंडों में काम किया। इनकी जो 3 किताबें आपने नेट के एग्जाम में देखी होंगी, ये पूछे जाते हैं कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसमें हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या है, आप कह सकते हैं जैसे लोग व्यास विधि का इस्तेमाल करते हुए प्रवचन देते हैं या फिर व्याख्यान देते हैं, तो ये एक तरीके का व्याख्यान ग्रंथ है और कुछ भी इसमें खास ऐसा है नहीं। ना काल विभाजन की कोई कोशिश की है इन्होंने, आदिकाल में अलग अलग कैटेगरी बनाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ एक व्याख्यान की तरह व्याख्यान दिया है और उसको पुस्तकाकार देकर छपवाया गया है। तो ये तीनों जो किताबें हैं द्विवेदी जी की, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल पर सीधा सीधा जो है प्रश्न किया गया, चाहे वो हिंदी साहित्य की भूमिका रही हो, चाहे वो हिंदी साहित्य का आदिकाल रहा हो। उन्होंने पूछा कि आदिकाल क्यों कहते हैं आप इसको, आप इसके लिए कोई दूसरा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, क्योंकि कुछ लोगों ने अपभ्रंश के साहित्य को भी इसमें शामिल कर लिया था। तो द्विवेदी जी सीधे सीधे उनसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आपने जब अपभ्रंश के साहित्य को शामिल कर लिया है तो वो हिंदी का साहित्य कैसे कह सकते हैं आप, वो तो अपभ्रंश का अपना साहित्य है। इस तरीके से व्याख्यान विधि के द्वारा अपनी बात को द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य आदिकाल में कहने की कोशिश की और जो परंपरा शुरू हुई थी साहित्य इतिहास लेखन की, उसका पहला एक तरीके से पड़ाव उन्होंने इस पुस्तक में लिखने की कोशिश की। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ, अगर आप ये समझना चाहते हैं बहुत आसान भाषा में, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल भाषा में द्विवेदी जी ने इस किताब में समझाने की पूरी कोशिश की है, तथ्यात्मक तरीके से। रामकुमार वर्मा ने विवरण दिए हैं, विवरण के साथ साथ उसको एक आलोचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य नाम से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का एक ग्रंथ आया, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया, ठीक वैसी ही पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तमाम वो बातें जो शुक्ल, द्विवेदी और रामकुमार वर्मा से छूट गई थी या एक तरीके से उनकी नज़र में नहीं आई थी, छोटी छोटी बातों को भी स्थान देने की कोशिश की है धीरेन्द्र वर्मा ने। और हिंदी साहित्य लिख करके जो है इस अभी तक जो परंपरा चल रही थी उसमें जहाँ जहाँ पर पैच दिखे उनको, जहाँ जहाँ पर उनको कमियां दिखी, उनको इंगित करके उनको भरने की कोशिश की है। डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी, हालांकि नगेंद्र ने ये ग्रंथ खुद नहीं लिखा है बल्कि इस ग्रंथ का क्या किया है, संपादन किया है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी साहित्य इतिहास नामक ग्रंथ का संपादन निम्न में से लेखन निम्न में से किस ने नहीं किया। अब उसमें डॉक्टर नगेंद्र का भी नाम आता है, क्योंकि हम लोग जो नेट वेट की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास डॉक्टर नगेंद्र का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित पुस्तक है वो मिलती है। एक अपने आप में संदर्भ ग्रंथ के तौर पे उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन नहीं किया बल्कि उसका संपादन किया है, उसके कुछ अध्यायों का लेखन किया है। फॉर एग्जाम्पल रीतिकाल, हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। रीतिकाल नगेंद्र ने खुद लिखा है। हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी नगेंद्र का पीएचडी का शोध प्रबंध था और इसमें 20वीं शताब्दी के जो हिंदी साहित्य की
विकास और हिंदी साहित्य का किस तरीके से पुनरुत्थान हुआ, ये सब चीज़ें लिखने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। अगला जो ग्रंथ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। साहित्य इतिहास ग्रंथ में आधुनिक जितने भी ग्रंथ आए, उनमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसको और डॉक्टर बच्चन सिंह का जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ है, उसको मानता हूँ। ये आज के विद्यार्थी को ज़रूर पढ़ने चाहिए। संवेदना का विकास किस तरीके से हुआ साहित्य में और किस तरीके से कवियों ने और लेखकों ने समाज की संवेदना को अपने साहित्य की संवेदना बनाया, है ना? ये भी अपने आप में एक समझने वाली चीज़ होती है कि कवि की क्या संवेदना होती है, समाज की क्या संवेदना होती है और साहित्य की क्या संवेदना होती है। ना सबकी अपनी-अपनी संवेदनाएँ होती है। बस जो कवि इन समाज की संवेदनाओं का इस्तेमाल करते हुए साहित्य रचता है, उसका साहित्य कालजयी होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद जी, उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद। इन्होंने समाज की संवेदनाओं से अपने साहित्य की संवेदनाएँ बनाई, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अभी-अभी जिस किताब का मैंने ज़िक्र किया था बच्चन सिंह की, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रयास था साहित्य इतिहास लेखन का। इन्होंने चीज़ों को एक नए नज़रिए से समझाने की कोशिश की है। ये नया नज़रिया आधुनिक था। क्यों ज़रूरत पड़ी इन किताबों की कि फिर से इनको लिखा जाए? हालाँकि संवेदना का विकास पुस्तक तो अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। वो साहित्य की भीतरी चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है कि भीतरी चीज़ों का विकास किस क्रम में हुआ है, वो बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से समझाती है। दूसरे इतिहास की क्यों ज़रूरत पड़ी? ना कई अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करें कि दूसरा इतिहास क्यों लिखा गया? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो इसका सीधा-सा आंसर क्या होगा? शुक्ल ने, द्विवेदी जी ने, रामकुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, यहाँ तक ले लीजिए। इन्होंने जो कुछ भी लिखा ना वो लगभग 1985 तक का साहित्य जो है वो अपने में समाहित रखता है। 85, 83, 85 तक का जो साहित्य था उसके बारे में, उसके विकास क्रम के बारे में लिखा है। 1985 के बाद से एक स्थान रिक्त हो गया। इस पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया गया। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें भी यही चीज़ मिलती है आपको, जो सबसे पहला संस्करण जब आप उठा के देखते हैं, तो 1985 के बाद की रचनाओं को उसमें भी जगह नहीं दी गई है। अभी जब आप अपडेटेड वर्ज़न देखते हैं उसका, नया नवीनतम संस्करण देखते हैं, तो आप पहले संस्करण में और नवीनतम संस्करण में रात-दिन का अंतर पाते हैं। क्यों है कारण? कि 1985 के बाद अचानक से वो एक फ्लो टूट गया था साहित्य इतिहास लेखन का। और जो नए साहित्य इतिहास लेखक थे, वो ज़्यादातर शुक्ल को और द्विवेदी को कॉपी कर रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं दे पा रहे थे। बच्चन सिंह ने और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस गैप को फ़िल करने की कोशिश की। उन्होंने 85 के बाद की रचनाओं पर क्या परिचर्चा होनी चाहिए, क्या एक साहित्य इतिहास की दृष्टि से क्या विचार रखे जाने चाहिए, इन पे बात की है। और ये लगभग अपडेटेड है। हमारी समय के आसपास ये किताबें जो है साहित्य को पहुंचा देती है। ये अभी तक की जो आधुनिक जितना भी साहित्य इतिहास लेखन किया गया उसमें महत्वपूर्ण है। एक और किताब इसमें जोड़ लीजिएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे की, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले।